हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस रिवोकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि हैं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रीविटी ऑफ कंसीडरेशन। कौन सा जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है, कौन सा नहीं है और इसका क्या मतलब है, आइए अब हम इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये तीन वर्ड से मिला है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी का मतलब क्या होता है? दो पर्सन्स के बीच में कोई प्राइवेट चीज़ होना, और वो प्राइवेट चीज़ यहाँ पे क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट है वो दो पार्टीज़ के बीच में एक प्राइवेट एक्ट है, उसका थर्ड पर्सन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता है। और यहीं से इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कौन होगा? जैसे कि ए है, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है बी के साथ, तो यहाँ पे ए और बी हैं, ये दोनों क्या हैं? दे आर द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी दूसरा जो पर्सन होगा, सी डी ई एनी पर्सन, ये सभी पर्सन क्या होंगे? दे विल बी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, जिनको हम थर्ड पार्टीज भी कहते हैं। तो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके अंदर जो भी राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, वो सिर्फ इन पार्टीज़ के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है और थर्ड पर्सन के ऊपर उन राइट्स का, उन ऑब्लिगेशन का कोई भी अफेक्ट नहीं आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो भी राइट्स क्रिएट किए गए हैं या कोई भी ऑब्लिगेशन है जो इम्पोज की गई है, वो सिर्फ पार्टीज़ के ऊपर ही इम्पोज होगी और किसी भी थर्ड पर्सन से उसका कोई भी रिलेशन नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम एनफोर्समेंट की अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ ये पार्टीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट है यही एनफोर्स करवा सकते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी है जिसको हम स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकता है, भले ही उस कॉन्ट्रैक्ट से ये जो थर्ड पार्टीज़ हैं इनके ऊपर कोई भी राइट्स हैं, कोई भी ऑब्लिगेशंस हैं, वो बेशक से इम्पोज भी हो रही हों। यानी कि अगर ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट का अफेक्ट किसी सी पर्सन पे आ रहा है तो ये फिर भी क्या रहेगा? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? ए और बी के बीच में। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दैट मीन्स स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। तो ये एक स्टेटमेंट है। दैट मीन्स कि जो स्ट्रेंजर है, थर्ड पार्टीज हैं, वो कभी भी सू नहीं कर सकते हैं, केस फाइल नहीं कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाने के लिए। इसी को हम कहेंगे कि यह है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होगा कि ये हो गया आपका जनरल रूल। जनरल रूल क्या हो गया? सो ये है जनरल रूल। दैट मीन्स कि जो स्ट्रेंजर है कॉन्ट्रैक्ट से वो कभी भी सू नहीं कर सकता है। हमेशा पार्टीज जो होंगी कॉन्ट्रैक्ट की वही एक दूसरे के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाने के लिए। लेकिन इस जनरल रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होगा कि इन सिचुएशंस के अंदर जो ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है ये भी केस फाइल कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाने के लिए जिसका वो पार्टी नहीं था। तो सबसे पहली एक्सेप्शन है बेनिफिशियरी इन अ ट्रस्ट एग्रीमेंट। तो ट्रस्ट एग्रीमेंट हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। ट्रस्ट एग्रीमेंट में तीन पार्टीज होती हैं। एक पर्सन है जिसने कोई भी ट्रस्ट क्रिएट की है, कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी उसने एक सेकंड पर्सन को ट्रांसफ़र करी है अंडर अ ट्रस्ट, और उस पर्सन को हम कहेंगे ही इज़ अ ट्रस्टी। और वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ट्रस्टी किसके बेनिफिट के लिए यूज़ करता है? किसी थर्ड पर्सन के बेनिफिट के लिए यूज़ करता है। और जिस पर्सन के बेनिफिट के लिए वो ट्रस्ट क्रिएट की गई है उस पर्सन को हम कहते हैं बेनिफिशियरी। तो अगर कोई भी ट्रस्ट एग्रीमेंट है तो ट्रस्ट एग्रीमेंट में जो बेनिफिशियरी है जिसके बेनिफिट के लिए वो ट्रस्ट क्रिएट की गई है, वो बेनिफिशियरी भी उस एग्रीमेंट को, उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाने के लिए कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन। इसके बाद है सेकंड, दैट इज एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स। नाउ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या है? एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है और थर्ड पर्सन्स होते हैं। तो एजेंट अगर अपने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जिस पर्पज़ के लिए उसे एज अ एजेंट एम्प्लॉय किया गया है, उस कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर वो अपने प्रिंसिपल के नाम पर कोई भी एग्रीमेंट करता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो प्रिंसिपल एनफोर्स करवा सकता है। सो दिस इज़ द सेकंड एक्सेप्शन। प्रिंसिपल बेशक से एजेंट और जो थर्ड पर्सन है उनके बीच में हुए कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं था, ही वॉज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है।
थर्ड जो एक्सेप्शन है दैट इज मैरिज सेटलमेंट एग्रीमेंट्स। नाउ इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो माइनर की जो मैरिज है, किसी भी नाबालिग व्यक्ति की जो मैरिज है, वैसे तो वो एक ऑफेंस है कि अगर कोई भी मैरिज करवाएगा ऐसी तो उसको पनिशमेंट हो सकती है, लेकिन वो मैरिज है वो परफेक्टली वैलिड होती है। सो अगर किसी माइनर की मैरिज करवाई गई है और उस मैरिज सेटलमेंट को लेकर कोई एग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में, किसी भी दो पार्टीज के बीच में, और वो कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट ऑफ द माइनर के लिए है, यानी माइनर को कोई फायदा उस कॉन्ट्रैक्ट से हो रहा है, तो जो माइनर है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है। नेक्स्ट आपकी एक्सेप्शन है पार्टीशन और अदर फैमिली एग्रीमेंट्स। नाउ पार्टीशन के अंदर क्या होता है कि फैमिली की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका बंटवारा हो रहा है। तो जब भी पार्टीशन होता है ज़रूरी नहीं है कि सभी फैमिली मेम्बर्स को कुछ हिस्सा मिलता है, कुछ फैमिली मेम्बर्स को प्रॉपर्टी में से शेयर मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। अगर जिन पार्टीज़ के बीच में पार्टीशन हो रहा है उन्होंने किसी ऐसी पार्टी जो कि पार्टीशन में किसी भी शेयर को लेने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, ऐसे पर्सन के बेनिफिट के लिए उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया है बीच में, अपने बीच में, जैसे दो बेटों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, पार्टीशन हुआ, और उन्होंने अपनी मदर के बेनिफिट के लिए कोई भी एग्रीमेंट कर लिया, तो वो जो मदर है जो कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करवा सकती है, एनफोर्स करवा सकती है, बिकॉज वो उस पर्सन के बेनिफिट के लिए है। अदर फैमिली अरेंजमेंट्स में कैसे हो सकता है, जैसे किसी की मैरिज के लिए, किसी की शादी ब्याह के लिए, किसी के एजुकेशन के लिए अगर कोई भी एग्रीमेंट किया गया है तो ऐसा पर्सन है वो भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है। नेक्स्ट है असाइनी। असाइनी का मतलब क्या होता है, जैसे ए और बी दो पार्टीज़ हैं, ए एंड बी, ये दो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की, इनमें से बी ने क्या किया, अपना जो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट्स थे उन राइट्स को असाइन कर दिया है सी को। असाइन का मतलब क्या होगा, ट्रांसफर करना, असाइनमेंट कर देना, उसको असाइनमेंट कर देना। तो बी ने अपने राइट्स को ट्रांसफर कर दिया है सी के पास। नाउ सी है, ये क्या हो जाएगा, ही इज द असाइनी। तो सी क्या कर सकता है, ए के खिलाफ इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है, क्योंकि बी के जो भी राइट्स थे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो अब सी के पास ट्रांसफर हो गए हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन है चार्ज ऑन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। दैट मीन्स कि अगर कोई एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि कोई प्लॉट ऑफ लैंड है, तो ये एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब इस प्लॉट ऑफ लैंड को लेकर दो पर्सन्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसका बेनिफिट किसी थर्ड पर्सन को मिल रहा है, तो वो जो बेनिफिशियरी होगा दैट थर्ड पर्सन कैन एनफोर्स दिस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो उसके बेनिफिट के लिए बनाया गया है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे टू द जनरल रूल ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इसके अंदर एक बहुत ही फेमस केस है दैट इज डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज। तो ये एक बहुत ही फेमस केस है ऑन प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस केस के अंदर क्या था, एक एस पर्सन है, उसने एक डी पर्सन के पास कॉन्ट्रैक्ट किया। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था कि जो ये एस है ये इस कंपनी के टायर इस पर्सन को सेल करेगा, और ये जो डी ये पर्सन है ये इस कंपनी का जो रेट है, टायर का जो रेट इस कंपनी ने फिक्स किया है उस फिक्स्ड रेट से कम दाम पे अपने टायर को नहीं बेचेगा। और अगर वो ऐसा करता है तो हर एक टायर के लिए जो उसने लो प्राइस पे बेचा होगा 5 यूरोज का जो डैमेजेस है, कॉम्पनसेशन है, वो इस कंपनी को पे किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में है और डैमेजेस इसे मिलने हैं। अब ये जो डी पर्सन था इसने 2 टायर इस फिक्स्ड रेट से कम पे बेच दिए। अब इस कंपनी ने क्या किया, केस फाइल कर दिया डी के ऊपर फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, अपने इस कॉम्पनसेशन को हासिल करने के लिए। तो कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया ये कहकर कि जो ये कंपनी है ये स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट एस और डी के बीच में था, इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाने के लिए सिर्फ एस और डी में से ही कोई भी पार्टी कोर्ट के अंदर जा सकती है, और ये कंपनी है it will not be entitled to sue for the enforcement of this contract। तो ये एक फेमस केस है ऑन प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये था पहला कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि हमें इंग्लिश
बेसिस से मिला है वो एप्लीकेबल है, यानी कि इंडिया के अंदर भी सिर्फ जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है वही केस फाइल कर सकती हैं। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है वो कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाने के लिए। अब आते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट के ऊपर। सेकंड कॉन्सेप्ट है प्रीविटी ऑफ कंसीडरेशन। अब नाम से ही है कि कंसीडरेशन जिस पार्टी ने पे की है वो हो जाएगी पार्टी हु हैज पेड द कंसीडरेशन। प्रीविटी ऑफ कंसीडरेशन का मतलब क्या होगा कि एक स्ट्रेंजर है टू द कंसीडरेशन, यानी कि ऐसी कोई भी पर्सन है, ऐसा कोई भी पार्टी है जिसने कंसीडरेशन पे नहीं की है। एग्जाम्पल से इसे हम समझेंगे, जैसे ए है, ए ने 100 kg शुगर बी को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। ये ए है, ये एक शॉपकीपर है। ए शॉपकीपर है, इसने 100 kg शुगर बी को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब ए ने जो शुगर थी 100 kg वो बी के घर पे भिजवा दी। बी घर पे नहीं था, बी की एब्सेंस में सी है जो कि बी का सन है। सी ने ये 100 kg शुगर ले ली और इसके लिए पेमेंट कर दी। अब आते हैं यहाँ पे कौन पार्टी ऐसी है जो कि स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन है और कौन सी पार्टी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में था तो ये हो जाएंगी आपकी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। सी हो गया आपका स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कंसीडरेशन किसने पे की है? सी ने पे की है। तो बी कौन हो गया? बी हो जाएगा स्ट्रेंजर टू कंसीडरेशन। अब प्रीविटी ऑफ कंसीडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि कंसीडरेशन सिर्फ पार्टीज के द्वारा ही दी जाए, पार्टीज के अलावा कोई थर्ड पर्सन है वो कंसीडरेशन पे नहीं कर सकता। अगर ये कॉन्सेप्ट इंडिया में हम अप्लाई करेंगे दैट मीन्स ए शुगर देगा और पेमेंट सिर्फ बी ही कर सकता है, बी के बिहाफ पे कोई भी थर्ड पर्सन है वो इस शुगर के लिए पेमेंट नहीं कर सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से सी विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू मेक एनी पेमेंट, बी को ही पेमेंट करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है प्रीविटी ऑफ कंसीडरेशन का ये इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है ही नहीं, इसीलिए बी की जगह पर अगर सी ने भी पेमेंट कर दी है तो बी क्या कर सकता है? ए के ऊपर केस फाइल कर सकता है। अगर इसने ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये 100 kg शुगर इसने या तो पूरी ना पहुंचाई हो या फिर ये पहुंचाने से मना कर देता है डिस्पाइट ऑफ द पेमेंट। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।